जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 12th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या होती है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल अपॉन ए। एल क्या होती है? लंबाई होती है। ए होता है एरिया या क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। रो होती है इसमें प्रतिरोधकता। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके जरूर बताना। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सो सेकंड क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर आई आर। तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। I का मात्रक एम्पियर होता है। आई इसके नीचे आ जाएगी तो ये किसका मात्रक हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिरोध का। हम सिर्फ ओम को याद रखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वोल्ट अपॉन एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमें दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है कि प्रतिरोध किसका मात्रक होता है वो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये दोनों प्रतिरोध के मात्रक होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आवर्धन का। आवर्धन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एस, या प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई। तो ये होता है एच डैश कर जाती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2022 के। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इसे कहते हैं KWH, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है? तो आप जानते होंगे ऐसा ही मात्रक कौन से नहीं है। तो धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। लेकिन कैलोरी ऊर्जा का ही मात्रक होती है, लेकिन ऐसा ही नहीं होती है। ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आइए क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 2 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो आप जानते हो कि प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का फॉर्मूला, एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका इकाई हो जाएगी या मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? प्रतिबल का। प्रतिबल का सूत्र भी मुझसे पूछा जा सकता है। इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। पास्कल की बात करें तो पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। फेराड की बात करें तो चुंबकीय धारिता का, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक होता है फेराड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी ताप की SI इकाई है? तो ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ताप को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन चारों में मापा जा सकता है, लेकिन SI मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग की इकाइयों समान नहीं है? किस युग की इकाइयाँ समान नहीं है? चाल की और वेग की इकाइयाँ समान होती हैं या मीटर प्रति सेकंड होती है चाल और वेग की इकाई। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है और दूरी और विस्थापन का मात्रक भी एक ही होता है, लेकिन बल का और दाब का इकाई एक ही नहीं होती है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। और दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में दोनों शिफ्टों में पूछा गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये एग्जाम में आने के चांस 100% बन जाते हैं इस क्वेश्चन के। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 किलोवाट घंटा कितनी जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट ऊर्जा कितनी जूल के बराबर होती है? वो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। आपको इसे याद रखना है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं शासनजक बल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आसंजक बल। आपको इसे याद रखना है। एक ही पदार्थ के एक ही अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं शासनजक बल। और एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आपको ये भी याद रखना कि जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा भी जरूर बनेगा। ये कभी नहीं होगा कि वह वास्तविक बन जाए और सीधा बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। और वह जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिबिंब आभासी बन जाए और उल्टा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। जिसकी ऋणात्मक होती है आवर्धन तो वह छोटा और बनता है। ऋणात्मक मतलब छोटा होता है और पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए तो मतलब बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। मैंने आपको फुल कोशिश से ये क्वेश्चन समझा दिया, नहीं आया समझ में तो इस वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देख लेना, आप इसको जरूर समझ जाओगे। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधे में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो पौधे में जाइलम के लिए उत्तरदायी कौन है? तो वो हो जाएगा जल। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले हम जब कभी भी फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं या ऊपर के सभी को देखते हैं, ऑल ऑफ दीज को देखते हैं, तो हमारा सीधा हाथ उसी पर जाता है। हम सोचते हैं कि जल का तो करता है, अमीनो अम्ल को भी करता होगा, भोजन को भी करता होगा, पर ऐसा ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केसों में ऐसा होता है। सिर्फ एग्जाम्पल हमारा माइंड को डिस्टर्बेंस करने के लिए इस ऑप्शन को देता है। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि भोजन को आप देख सकते हो, भोजन को फ्लोएम फ्लोएम पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाती है। और जाइलम क्या करता है? जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 1000 वाट रेटेड इलेक्ट्रिक आयरन को 3 घंटे प्रतिदिन के लिए संचालित किया जाता है तो किलोवाट आवर में 30 दिनों में कुल ऊर्जा कितनी खपत होगी? तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जिसमें कितनी वाट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। 1000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, 3 घंटे के लिए यूज हुई है, और कितने दिनों के लिए यूज हुई है? 30 दिनों के लिए यूज है। इन सभी का गुणा करके 1000 का भाग दे देंगे। 1000 से ही 1000 कट जाएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 90 किलोवाट आवर। या इसको यूनिट भी कहते हैं। आपने आपके घरों में मीटरों में चेक किया जाता है, इसी तरह से यूनिट निकाली जाती है। आपको यूं ही पूछा जा सकता है कि कुल ऊर्जा कितनी खपत हुई है या उसकी यूनिट कितनी निकली है, तो 90 यूनिट आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 0.5 किलोग्राम की गेंद की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा परिमेय से गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 m बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इससे निकल जाएगा। तो 1/2 की जगह 1/2 m 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बी स्क्वायर होता है उसका अंतिम वेग और यू स्क्वायर होता है प्रारंभिक वेग। जब 8 का वर्ग यानी 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4 का वर्ग होगा 16। जब इसको 16 से काटेंगे, 16 घटा देंगे 64 में से और 4 का भाग दे देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे एक बार और देख लेना, आप समझ जाओगे आसानी से। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र है AS। और आर्सेनिक क्या होती है? ये अर्धचालक होती हैं। आर्सेनिक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक होती हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में देखे गए साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसके लिए उत्तरदायी घटना कौन सी है? वो हो जाएगी व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना कि साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में सुबह रंगीन दिखाई देता है, वे किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने द्वारा घटित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो वे किस किस पर ध्यान केंद्रित किया था? वो किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट का उपयोग अक्सर परिपथ में खाली जगह को बदलने के लिए किया जाता है। तो आप इसको धारा नियंत्रक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो आपको ऑप्शन से लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, क्योंकि धारा नियंत्रक है तो धारा के मान को ही नियंत्रित करेगा। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध को नियंत्रित करता है धारा नियंत्रक। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान रहता है, ना चेंज होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है? तो एंजाइम और हार्मोन का स्रावित करने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? कौन सा हार्मोन को स्रावित करती है? तो वो हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि करती है इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। अब एंजाइम की बात करें, कौन से एंजाइम को स्रावित करती है? वो हो जाएगी ट्रिप्सिन एंजाइम को। ट्रिप्सिन एंजाइम को स्रावित करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम को स्रावित करती है। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। सो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करने से बनता है। जब बिना हुआ बुझा हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो क्या बनता है? तो चलिए आपको इसे समझाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। आपने मेरे प्रीवियस ईयर या पीछे के आपने मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे तो मैंने आपको सब बता दिया कि ये बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कैसे कहते हैं। जब इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं, मतलब H2O के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है? Ca2H2 के साथ कराएंगे तो CaOH का उल्टवाइस बन जाएगा या बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। और कौन सा अम्ल है वो खट्टे फलों में पाया जाता है? वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा में, आंवले में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप जानते होंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। और डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आपको इन्हें याद रखना है। रक्त का थक्का ये ज़्यादा विटामिन के जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।